सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो वहीं एयर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास है ए वेदर और क्लाइमेट। ठीक है कि व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट में पहले फर्क समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट। देखो, जब एटमॉस्फेयर में बदलाव जल्दी होने लगे, ठीक है, जल्दी जल्दी एटमॉस्फेयर में बदलाव होगा, उसको बोलेंगे वेदर। ठीक है, जैसे कि भैया घंटे से घंटे में बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रहा था, उसके बाद बादल छा गए, तो ठीक है, तो वेदर होगा, इसको कहेंगे। तो वेदर क्या होगा? जब एटमॉस्फेयर में बदलाव हो, ठीक है, जल्दी जल्दी, है ना, जब एटमॉस्फेयर में जल्दी जल्दी बदलाव हो उसको बोलेंगे वेदर। और एटमॉस्फेयर में जब जो बदलाव हो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में बदलाव यहाँ पे भी होगा लेकिन लेट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, एक बार जरा वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। तो वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर मतलब क्या होता है? जो घंटे घंटे और दिन प्रतिदिन बदले एटमॉस्फेयर का अंदर, उसको बोलेंगे वेदर। जैसे तुमने देखा होगा कि क्रिकेट फैंस जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि यार आज के मैच में बारिश होगा या नहीं होगा, है ना। तुमने सुना भी होगा कि भैया आज के मैच में बारिश होगा या नहीं होगा। तुमने रेडियो में भी सुना होगा कि आज का वेदर ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो वेदर मतलब क्या होता है? वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का वो कंडीशन जो कि हर प्रति घंटे, मतलब घंटे घंटे में और दिन प्रतिदिन बदलता हो, उसे बोलेंगे वेदर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जब बदलाव हो आर टू आर और डे टू डे वाइज, उसको बोलेंगे वेदर। ठीक है, अगर एक हॉट और ह्यूमिड वेदर होगा तो आपको इरिटेटेबल फॉर्म फील होगा। अब ये बताओ कि अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगे, ठीक है, अभी हुआ भी था कि अप्रैल के टाइम पे बारिश हो रहे थे, ठीक है, तो देखा होगा कि कोई बारिश हो रहा है, फिर अगले दिन धूप हो जा रहा है, फिर बारिश हो रहा है, फिर धूप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वेदर चेंज है। ठीक है, ये वेदर फिनोमिना है, समझो, है ना। उसके बाद आ गया क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? जब एक एवरेज वेदर कंडीशन हो लंबे समय तक, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि गर्मियों का जो मौसम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो एवरेज रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भैया 6 महीने हो गया या 3 महीने हो गया, उस समय के लिए जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, उसको बोलेंगे क्या? क्लाइमेट। ठीक है, तो एवरेज में जो बदलाव हो, एवरेज वेदर कंडीशन हो, वो लंबे टाइम तक के लिए सेम रहे, उसको बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, तो एवरेज वेदर कंडीशन हो एक प्लेस का लंबे समय के लिए, उसको बोलेंगे क्लाइमेट ना। अब तुम समझ गए होगे कि भैया क्या होता है, ये वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अब आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। कोई भी चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडा है, उसी को तो बोलेंगे टेम्परेचर। उसी को तो बोला जाएगा टेम्परेचर, कुछ और थोड़ी होगा। कोई भी चीज कितने डिग्री गर्म है, कितनी डिग्री ठंडी है, उसे क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, है ना। और टेम्परेचर किसके रिस्पॉन्स में काम करता है? किसके रिस्पॉन्स में काम करता है? तो सम। अब भैया सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सूरज की रोशनी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर यू फील टुडे, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। एयर में कितनी गर्मी है, कितनी ठंडा है, उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। हमें पता है भैया कि रात में और दिन में ही सिर्फ टेम्परेचर नहीं बदलता, सीजन सीजन भी टेम्परेचर बदलता है। जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो टेम्परेचर कम होगा और गर्मी आएगी तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी
सब विंटर में भी दिन में ज़्यादा रहता है, और नाइट में कम हो जाता है ना। समझ गए हो। अब टेम्परेचर किसके रिस्पॉन्स में काम करता है, तो इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है, जितनी भी सोलर एनर्जी धरती पे पड़ रही है, सूरज की रोशनी जितना धरती पे पड़ रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन इज द अनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, तो किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है हमारा टेम्परेचर, इंसोलेशन के। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, अब देखो क्या लिखा है कि इंसोलेशन है वो जितना इक्वेटर से दूर जाएगा उतनी ही ठंडक बढ़ती जाएगी। अर्थात ये अगर अर्थ है तो सबसे गर्म वाला पार्ट कौन सा होगा, इक्वेटर, ये है सन। ठीक है, तो डायरेक्ट सन रेज यहाँ पड़ रही है। अब यहाँ पे जो सन की रेज है वो स्लैंट हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेटर से जितना ही तुम ऊपर जाओगे, पोल्स की तरफ जितना जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होते जाएगा। समझ गए, ये लिखा है यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो कम होता जाएगा जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, तो जो क्रॉप्स है, ठीक है, क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ही गर्म माहौल हो जाएगा, क्रॉप्स ग्रो हो पाए। ठीक है, टेम्परेचर इन सिटीज much higher than that of villages, the concrete and the metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day, this heat is raised during the night। अब क्या होता है कि गांवों में टेम्परेचर कम रहता है, सिटीज में ज़्यादा रहता है। अब ऐसा क्या होता है, तो जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी रोड्स हैं, है ना, वो दिन में तो पूरा हीट रिलीज करते हैं, ट्रैप करके रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, रात में वो हीट रिलीज होती है ना, तो यही लिखा हुआ है। Also the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। अब बिल्डिंगों, शहरों में बिल्डिंग कैसी होती है, हर तरफ से बड़ी बड़ी होती है। अब उससे कि भैया गर्मी को रोक लेती है, अब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तो टेम्परेचर वहाँ का बढ़ जाता है शहरों में, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। समझ गए। अब व्हाट इज एयर प्रेशर, अब दाब क्या है भैया, वायु दाब क्या है, तो आपको पता है कि अगर ये सरफेस है, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। सपोज कर लेते हैं ये एक बॉल है, ये बॉल यहाँ जमीन पे गिरेगी तो अपना वेट पूरा इस पे लगाएगी, जो वेट होगा बॉल का वो सरफेस पे लगेगा, सरफेस पे लगेगा वेट, तो उसी को तो बोलूंगा प्रेशर ऑफ द बॉल, बॉल का प्रेशर। ठीक है, बॉल का प्रेशर क्या होगा, बॉल जितना वेट है उतने वेट से जब वो धरती के ऊपर गिरती है उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ द बॉल। अगर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जितने उसका वजन है अपने वजन से जब वो धरती पर दबाव डालती है उसको बोलते हैं प्रेशर। तो अब एयर प्रेशर क्या होता है, जितना भी एयर का वेट है उस वेट से जब वो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर लगाएगी उसी को बोला जाएगा एयर प्रेशर। आओ जरा देखते हैं। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies। आप जानते हो कि जो भी हवा है वो हमारे ऊपर दबाव लगाती है, हमें ये फील नहीं होता क्योंकि भैया हम भी उसके अपोज में। अब न्यूटन ने बोला था कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना हवा हम पे बल लगाती है उतना ही बल हम भी उस पर एग्जर्ट करते हैं, काउंटर प्रेशर करते हैं। ठीक है, तो एयर प्रेशर क्या होता है, तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जितना भी एयर का वेट है उस वेट से
जब प्रेशर लगाती है अर्थ के सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर, है ना। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर कम होते जाता है। एटमॉस्फेयर से जितना भी नीचे जाते हैं सी लेवल पे, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ, सी लेवल पे हाइट, अब ये समझो, अब ये क्या बना रहा है मास्टर, एटमॉस्फेयर में जितना ऊपर जाओगे उतना ही प्रेशर कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा प्रेशर होगा सी लेवल पे, वही चीज वहां लिखी हुई है, ठीक है, लिखा हुआ है सी लेवल पर है ना, सबसे हाईएस्ट होता है, डिक्रीज होता है हाइट में, जितना ऊपर जाओगे उतना एयर प्रेशर कम होता जाएगा। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of the air at a given place. In areas where temperature is high, air pressure gets heated and rises. अब क्या होता है भाई साहब, ये सरफेस है, ये हवा है, हवा जब गर्म हो जाती है, कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, लाइट होगी तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, एयर है, ठीक है, होगा कि नहीं बताओ। यही चीज लिखा है कि जब एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर ऑफ अ गिवन प्लेस इन एरिया, जहाँ पे टेम्परेचर जहाँ होगा गर्म हो जाएगा और उड़ जाएगा, इसकी वजह से जो उसका एरिया है नीचे वाला वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। छोड़ो, अब मैं अपनी भाषा में समझाऊँ उसको। ये देखो, ये सरफेस है, ये एयर ऊपर गया गर्म हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वहां पे एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना, मास्टर सही बोल रहा है। एयर प्रेशर क्या होता है, हवा का दबाव, ठीक है, अगर हवा गर्म होकर ऊपर चली आएगी तो यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा। अगर हवा ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद ठंडी चीजें भारी हो जाती है, भारी होने के बाद जमीन पे आ जाएगी, तो जमीन पे आएगी तो ये वाला जगह कैसा हो जाएगा, यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना, एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखी है, क्या लिखी है, इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई इट गेट्स हीटेड एंड राइजेस। इसकी वजह से मान लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, जहां पर लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा वहां पे वेट वेदर होगा। अब क्या होगा, फिर से समझो, लिखा है कि भैया ये है एयर, एयर हीट हुआ, हीट होकर ऊपर गया, ऊपर बादल बना दिया, अगर बादल बना दिया तो भैया यहाँ पे क्लाउडी होगा, क्लाउड होगा तो बारिश भी होगा एक टाइम पे आके, तो ये नीचे की जमीन वेट भी हो जाएगी, वीट लिख रहा हूँ, वेट वेदर, ठीक है। यहाँ पे ठंडी हो गई, सॉरी ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट किया, हाई प्रेशर क्रिएट किया तो ऊपर के जो बादल है, यहाँ तो कोई बादल नहीं होगा, नो बादल, नो बादल तो क्लियर स्काई भाई साहब, है ना। यही चीज यहाँ लिखी है, क्या लिखी है देखो, लिखा है लो प्रेशर एरिया होगा तो लो प्रेशर एरिया में क्या होगा, क्लाउडी स्काई होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे का जो एयर है वो ऊपर जाएगा वेपराइज होके तो बादल बनाएगा, बादल बनाएगा तो क्या होगा, क्लाउडी स्काई हो जाएगा, हो जाएगा। जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है वहां पे एयर ठंडी होती है, इसीलिए एयर भारी हो जाती है, एयर भारी होने के बाद सिंक करके नीचे आ जाती है, वहां पे एरिया पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब विंड क्या होता है, अब व्हाट इज विंड, अच्छा एक बार बताओ, तो मान लेते हैं एयर, यहाँ पे लिख देता हूँ हाई और लो लिख देता हूँ बस, ये एयर का प्रेशर यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है मतलब यहाँ पे हवा नहीं है, एयर नहीं है, यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा है, तो एयर हाई से लो की तरफ भागेगी,
भागेगी, उसी को तो क्या बोलेंगे, विंड। तो व्हाट इज विंड? मूविंग ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर इज नोन एज विंड, उसको बोलेंगे विंड। ठीक है, आओ, लिखा है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया कॉल्ड विंड। यू कैन सी एट वर्क इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट ऑफ द रोड्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो भैया ही तो लिखा है कि आप विंड को फील कर सकते हो कि जब हवा, पत्ते टूटे, ये सब हो तो आप महसूस कर सकते हो। समटाइम जब द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक एट अ फाइन डस्ट। अब हमें ठंड में भैया लगता है कि हम लोग हवा देख रहे हैं, हवा नहीं होता, फॉग होता है। ठीक है, फॉग को मूव करता है विंड, इसलिए लगता है हमें हवा देख रहे हैं बहुत बार। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट टू टॉक। ठीक है, कहीं कभी विंड बहुत ज़्यादा हाँ तेज हो जाती है। ठीक है, तो उसके विपरीत में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने महसूस भी किया होगा कि भैया इस दिन बहुत तेज हवा चलती है, जिसको हम बोलते हैं विंडी डे। ठीक है, बारिश से पहले होता है वैसे ये विंडी डे, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। हवा चलने की वजह से क्या होता है कि आप लोग बाहर निकलते हो, आपकी छतरी उड़ जाती है, होता है, तो उसको बोलते हैं विंडी डे। तो थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल, जब आपके साथ हवा ऐसा कांड किया हो, बताओ हुआ है कभी आपके साथ कुछ और। अब हवा के प्रकार देख लेते हैं जरा। एक होता है परमानेंट, एक होता है सीजनल, एक होता है लोकल विंड्स। ठीक है, ये याद रखो। तो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली जो हवा, देखो वेस्टर्लीज और ईस्टर्ली जो विंड होती है वो परमानेंट विंड होती है। अब ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड क्या होती है? तो वो विंड जो ईस्ट से चलती है, ठीक है, ईस्ट से चलती है, उसे बोलते हैं ईस्टर्ली। जो विंड वेस्ट से चलती है उसे बोलेंगे वेस्टर्लीज। बस खत्म। ठीक है, दोज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर नोन एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल चलती रहे उसको बोलेंगे भैया परमानेंट विंड। और वो विंड कौन कौन सी है? तो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड जो होती है परमानेंट विंड होती है ना। आओ जरा, अब सीजनल विंड क्या होते हैं? तो सीजन वाइज जो है वो हवा बदलती रहती है। जैसे मानसून है, मानसून में हवा का बहाव बदल जाता है, तो मानसून में सीजनल विंड कहलाने लग जाती है। ठीक है, सीजनल विंड क्या होती है? जब हवा का बदलाव बदल जाता है अलग अलग सीजन में, उसको बोलते हैं सीजनल विंड। अब लोकल विंड क्या होती है भैया? गर्माहट या ठंडा की वजह से प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर में बदलाव हुआ तो नई हवाओं का क्या क्रिएशन हो गया। जैसे एग्जांपल में आपने देखा होगा लू, आपने हमारे गांव में लू होता है, लू, ठीक है, लू जो गर्मी में चलता है, वो भी तो लोकल विंड है, विंड बोल रहा हूँ, लोकल विंड है। तो दीज विंड ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया इज नोन एज लोकल विंड। तो लोकल विंड क्या होता है? जो एक छोटे से एरिया में किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर समय में चले उसको बोलेंगे लोकल विंड। अब देखो भैया मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, तो इसको कुछ काम नहीं है अभी, तो तुम्हारे समझ भी नहीं आएगा, तो समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो छोड़ देते हैं, बाद में कभी होगा तो बता देंगे। अब साइक्लोन लिखा है उड़ीसा, जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट में लोकेटेड है। तो साइक्लोन नेचुरल नेचर्स फरी Odisha, located in the eastern sea coast of India, is prone to the cyclones that originated in the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो ग्रसित एरिया है वो है उड़ीसा। 17-18 तारीख को अक्टूबर में 1999 में 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया साइक्लोन ने। ठीक है, उसके बाद एक और सुपर साइक्लोन आया 29 अक्टूबर 1999 में, जिसने बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन को डिस्ट्रॉय किया, है ना। इसके 3 फैक्टर थे, विंड की वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज। ठीक है, तो 3 रीजन थे। टाइड क्या होते हैं मैंने पिछले वाले में पढ़ा दिया है, जाकर वीडियो चेक करो। ठीक है, विंड की स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर और 36 घंटे तक चली है विंड।
जितने भी कच्चा हाउसेस थे वो सारे उड़ गए हवा की वजह से। जितने रूफ टॉप्स थे, बहुत सारे इंडस्ट्रियल साइट थे, वो भी ब्लोन अवे हो गए, उड़ गए। पावर सप्लाई थी वो काट दिया गया, हैवी रेनफॉल हुआ। ठीक है, साइक्लोन जो है 3 दिन तक चला ये। These rains led to the flooding in major rivers of उड़ीसा। उड़ीसा के बहुत सारे जो नदियां है वहां पे बाढ़ आ गई। साइक्लोन जो विंड थी उसका वेव की हाइट थी 20 किलोमीटर। ठीक है, हाइट बोल रहा हूँ, लेंथ। ये विंड है, ये जो वेव है वो 20 किलोमीटर आगे तक पहुंचे। ठीक है, इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन। 7 से 10 मीटर तो टाइडल वेव ऊपर उठी। ठीक है, जिसकी वजह से जो पैडी क्रॉप्स थे वो सारे नष्ट हो गए। द साइक्लोन और साइक्लोन है वो ओरिजिनेटेड हुआ एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के पास जो गल्फ है, ठीक है, वहां से ये साइक्लोन चालू हुआ, है ना। और ये पोर्ट ब्लेयर तक आया। 25 अक्टूबर 1999 में ग्रेजुअली मूव हुआ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सुपर साइक्लोन इराजामा और बालिकोडा उड़ीसा में हिट किया इसको 29 अक्टूबर को, ही मैंने बताया वही बात है। सुपर साइक्लोन इंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग भुवनेश्वर तक पहुंचा। कटक 48 कोस्टल टाउन्स को नष्ट किया। 13 मिलियन लोग अफेक्ट हुए इस साइक्लोन से। लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स मृत्यु हुई, जीवन, चाहे वो गाय भैंस हो चाहे इंसान हो। स्टैंडिंग क्रॉप्स, पैडी, वेजिटेबल्स, ये सब बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। सैलिनेशन कॉज बाय टाइडल अर्ज, जिसकी वजह से बहुत सारी जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गया। हमें पता है ओशन से आया, ओशन की जो वाटर होता है वो सलाइन होता है, इज इट और नॉट। सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर खेतों में जाएगा तो इनफर्टाइल करेगा। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल ट्री एंड बाम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर्ड। बहुत अमाउंट में साल ट्री, टीक और बम्बू की जो खेती है वो गायब हो गई। जितनी मैनग्रोव फॉरेस्ट था प्रदीप और कोणार्क में वो भी वैनिश हो गए, है ना। मेरी थोड़ा गला खराब है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मॉइस्चर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, थोड़ा गला वाला ठीक कर लूँ पहले। अब उन लोगों को भी आधा समझ ही नहीं आया वो क्या पढ़ा दिया मास्टर ने। ठीक है, तब तक अगली वीडियो मिलते हैं, तो सब बच्चे मन लगा के पढ़ो। चलो बाय।